अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात होंगे और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनकी इंतखाबी मुहिम इन दिनों ज़ोरों पर है। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को भी जनरली हम देखते थे कि इतनी ज़्यादा हाइप नहीं मिलती थी कि मेन क़यादत जाए और जाकर वहाँ पर इतनी धुआंधार किस्म की कैंपेन चलाए। ज़्यादातर यही कयास किया जाता था कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसानी से हुकूमत बनाने में सियासी जमात कामयाब हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत देख रहे हैं तो हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी खासी दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज़ रहे और उसके बाद अब आज़ाद कश्मीर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। सियासी दर्जा हरारत आज़ाद कश्मीर में बढ़ता नज़र आ रहा है। सियासी कायदीन इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसों और रैलियों से खिताबात में मसरूफ़ हैं और इसमें हमें 2-3 चीज़ें बड़ी मज़ेदार देखने में मिल रही हैं। एक तो ये कि वो अपोजिशन जो कुछ अरसा पहले तक बहुत ही शीरो शक्कर थी आपस में और हुकूमत को आड़े हाथों लिए हुए थी, आजकल आपस में ही दस्तों गिरेबां ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के पकड़े हुए हैं। और दूसरी जानिब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उसको भी हदफ तनकीद बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर कश्मीर फरोशी के जो नारे हैं वो भी लग रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस कैंपेन में जिसके ऊपर डिस्कशन होनी ज़रूरी है। इस हवाले से सबसे पहले आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन सबसे पहले जो सबसे अहम पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि कश्मीर कॉज एक ऐसा कॉज है जो सियासी वाबस्तगियों और सियासी जमातों से बालातर दिखाई देता है। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि कैंपेन में कुछ सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इमरान खान को हदफ तनकीद बनाते हुए हम नज़र आ रहा है कि जो कौमी क़यादत है वो काफ़ी संगीन इल्ज़ामात आयद कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस हवाले से क्या कहा मैं आपको पहले वो सुनवा देती हूँ। जब हम कहते हैं कि कश्मीर का सौदा नामंजूर है तो इसका मतलब ये है कि हम मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए दुआ नहीं मांगते, हम मोदी को अपना शादियों की दावत नहीं देते। दूसरी जानिब मरीम नवाज एक कदम और आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या ख्यालात का इजहार किया वो भी देख लीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप किसी कश्मीर फरोश के हवाले आजाद कश्मीर की किस्मत को तो करोगे? जो इंसान पाकिस्तान की शहरत काट कर आ गया है अब वो आजाद जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान से काटने की मंसूबाबंदी कर रहा है। तो इमरान साहब आपको क्या नज़र आ रहा है? बादिन नज़र में कश्मीर फरोशी के ताने देना क्या जायज़ है? क्या वाकई कश्मीर को इमरान खान की गवर्नमेंट ने फ़रोख्त कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये इंतहाई अफसोसनाक है मेरे नज़दीक। ये जो रवायत हमारी सियासत में अब शुरू हो गई है, आप देखें एक होता है कौमी मफाद और एक होता है सियासी मफाद। मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी जमातों को और ख़ास तौर पर सियासतदानों को कौमी मफाद को ज़्यादा अजीज़ रखना चाहिए, ना कि वो अपने सियासी मफाद को अजीज़ रखें। यहाँ अलमिया हमारा ये है कि सिर्फ अपना सियासी मफाद और 2-4 सीटें ज़्यादा जीतने के लिए हर पार्टी दूसरे पे कश्मीर फरोश होने का जो इल्ज़ाम लगा रही है। अब मुझे आप बताएं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब इमरान खान को कह रहे हैं जी, दोनों मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ भी कह रही हैं और बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि जी ये कश्मीर फरोश है। उधर से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने उन्हें शादियों पे बुलाया था और मोदी के यार हैं। तो ये सारी बातें और इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग यही इल्ज़ामात उन पे अपने मुखालफिन पे लगा रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा मैं समझता हूँ कि ये निकलेगा कि कश्मीरी आज़ाद कश्मीर के रहने वाले आपसे मुतनफ़र होंगे। वो आधे उनमें से ये समझेंगे कि इमरान खान सब कश्मीर फरोश हैं, आधे ये समझना शुरू कर देंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कश्मीर फरोश है। यानी आप उनके सामने क्या सौदा बेच क्या रहे हैं, आप उनके सामने एक क्या रख क्या रहे हैं कि आप अपना आप ये दिखा रहे हैं कि आपके सारी सियासी क़यादत वो हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो, मुस्लिम लीग नून में हो, पीपल्स पार्टी में मुखलिस नहीं है, कश्मीर के साथ मुखलिस नहीं है। लिहाजा आपने अपनी 74 साल की कुर्बानियों पे मैं समझता खुद पानी फेरना शुरू कर दिया। इंडिया में बैठे लोग तो आज खुश हो रहे होंगे कि देखें हमें तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, हमारा काम ये आसान कर रहे हैं, खुद ये तीनों आपस में लगे हुए हैं। तो अल्लाह का वास्ता आप ज़रूर इलेक्शन खेलें,
लेकिन ये काम ना करें कि आप स्पेशली मकबूजा कश्मीर के आवाम को भी आप क्या मैसेज दे रहे हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तान की तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं, उनको हम ये मैसेज दे रहे हैं? समीना, आप मकबूजा कश्मीर की बात तो चलें बाद में करते हैं, पहले आप आज़ाद कश्मीर की सोचें कि जो आपके साथ हैं आप उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ ही मुखलिस नहीं हैं, तो जो दूसरे सरहद के दूसरी तरफ यानी आप मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं तो वो बेचारे तो कहेंगे कि इन्होंने तो अपनों के साथ इल्जाम तो बेसिकली उसी कश्मीर का ही लगाया जा रहा है ना। लेकिन हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। हिलाली साहब, हम कौमी सलामती मीटिंग के बाद तो ये समझे थे कि सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे और कुछ अहम जो इशूज़ हैं उनके हवाले से क्लियरेंस भी आ चुकी होगी और सब उस पर सियासत भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि कोई असर नहीं हुआ उस मीटिंग का? देखिए, ये नून के जो लीडर हैं और पीपीपी का जो लीडर है, ये दोनों इनएक्सपीरियंस्ड इमैच्योर पॉलिटिशियंस हैं और इसलिए इनको आपने देखा है लगाम खींच के रखते हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर इसलिए कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शंस है उन्होंने इनको बेलगाम छोड़ दिया है और ये गलती की इन्होंने। ये कश्मीर के जो अवाम है वो जानना चाहते हैं, पहले बात तो आपने हमारा इकोनॉमिकली हमें क्या कर रहे हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के लिए, कोई बात ही नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है कि इकोनॉमिक प्लान क्या है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स क्या है, कुछ नहीं, एक एक को गालियां देना और इस किस्म के गालियां। देखिए, मगर इससे भी पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम खराज तहसीम मैं खुद और आप भी मेरे ख्याल में मिल के करेंगे बुरहान वानी के लिए, जो कल उसके 8 जुलाई को उनका शहादत था, और मेरे ख्याल में कि अब कश्मीर, नया कश्मीर का एक बानी ये आदमी है बुरहान वानी, और इसका नाम हम जब भूले जाएंगे इसका नाम फिर भी रोशन होगा इंशाअल्लाह। हिलाली साहब एक सेकंड, बुरहानुद्दीन वानी वो शख्सियत हैं जो मौजूदा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है, उसका अगर आप कहें कि ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया और मीडिया में जो किरदार उसमें वानी का है वो किसी भी और शायद लीडरशिप का नहीं है, इसलिए वानी साहब को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए उतना ही काम है। लेकिन हमारी क़यादत ने जो वहाँ पे जलसे करे किसी ने नहीं खराज अकीदत पेश किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी लाल साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ये दो जो इमेच्योर पॉलिटिशियंस को इन्होंने बेलगाम छोड़ दिया आज़ाद कश्मीर में, इनको सोचना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस किस किस्म के इलेक्शंस हैं। आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं वो बड़े मैच्योर लोग हैं, उनको पता है कि अगर हमारा गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के चले तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, इकोनॉमिकली अच्छा होता है और हर लिहाज से हमें फेडरेशन से कोऑपरेशन मिलता है। तो अमूमन ये क्या करते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उस गवर्नमेंट का पार्टी को ज़्यादातर ऐसे मौके पे जीत होती है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में 2011 में मिसाल के तौर पे 21 सीट थे पीपीपी के पास, नून के पास सिर्फ 4 और 5 थे, मगर 2016 में नून के 35 हो गए। अब आप पूछेंगे भाई 4 और 5 से 35 कैसे हुए? वो इसलिए नहीं हुए कि वो 4 सीटों ने ऐसा काम किया कि लोगों ने कहा नहीं इनके लिए वोट करो, वो इसलिए हुआ कि उस वक्त तक नून आ गई थी गवर्नमेंट में इन द फेडरेशन, तो फिर इनको सीट्स मिल गया। तो अच्छा, अब ये जो मैं पढ़ रहा हूं इन बच्चों के, ये जो इमेच्योर पॉलिटिशियन दोनों जो हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, इनको ये नहीं पता कि कश्मीर माने मकबूजा कश्मीर के लोग ये इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं उन लोगों के, ये जो पार्टीज हैं इनके बारे में। आपको मैं जल्दी से बता दूं, आपको पता है कि ये कहना कि नवाज शरीफ की बड़ी पॉपुलैरिटी थी एक जमाने में कश्मीर में, आखिर वो अपने आप को कश्मीरी कहता है और बड़ी पॉपुलैरिटी थी। फिर क्या हुआ? फिर 2014 आया और दैट फेटल विजिट जिधर उन्होंने हुर्रियत से जाके नहीं मिले इसलिए कि मोदी नहीं चाहता था उनको 2014 में जब वो दिल्ली आए कि हुर्रियत से नहीं, सब लोगों ने, मुझे याद है मैंने भी खत लिखा, एक साइन किया, मैंने कहा ये हुआ ही नहीं है,
कि कभी भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दिल्ली गया हो और हुर्रियत से ना मिला? नहीं मिला उनसे, इसलिए कि मूडी खुश नहीं होता। मगर फिर किससे मिला? सीक्रेटली जिंदाल साहब से मिले। क्यों मिले? अपने बेटे के साथ अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए। यार कमाल है। फिर जब फॉरेन मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट का वक्त आया, जानबूझ के उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाया। क्यों? खुद के पास पोर्टफोलियो रखा, इसलिए कि वो चाहते थे कि हर चीज जो हिंदुस्तान के साथ हो मेरे इनिशिएटिव में और मेरे कहने पे हो। नतीजा क्या हुआ? मोदी साहब को एक और उन्होंने दावत दे दी कि मेरे पोते के शादी पे आ जाओ। चलो भाई, दे दी, वो आ गया। और उस वक्त फिर उनके साथ 2-3 घंटे बैठ के जब आपने बातें की, एक पाकिस्तानी ऑफिशियल आपके साथ नहीं था और मोदी और डोवाल दोनों साथ आपसे बात कर रहे थे। ठीक भाई, खुदा के लिए। फिर ये भी हमें पता चला कि आप एक्सेस देना चाहते हैं हिंदुस्तान को सेंट्रल एशिया के लिए। वो भी ऐसा निकला कि आपका कुछ उधर शायद बिजनेस इंटरेस्ट भी हो। देखिए, आई एम वेरी सॉरी, ये सब चीजें जब नजर आ गए लोगों को, वो कहने लगे कि नो, वी डोंट एक्सेप्ट दिस मैन। ये हम नहीं समझते, ये मकबूजा कश्मीर के लोग कह रहे हैं, हम नहीं समझते हैं कि ये हमारा वेल विशर है। तो इट इज बीन उनके लिए। लेकिन 5 अगस्त तो इमरान खान के दौर में हुआ ना, जिस बात पे PMLN और पीपल्स पार्टी सियासत कर। मैं दोबारा आती हूँ लाली साहब आपकी तरफ। लेकिन इमरान साहब, जो हिस्ट्री हिलाली साहब बता रहे हैं वो तो कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं है। तो जब आपका अपना भी ये ट्रैक रिकॉर्ड हो, तो फिर उसके ऊपर आप इमरान खान को किस तरह से ताने दे सकते हैं? मुझे ना हिलाली साहब की बात सुन के हंसी भी आ रही थी कि हिलाली साहब को इन इमेच्योर सियासतदानों की बातें तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, किसी को भी पसंद नहीं आ रही, लेकिन जो नहायत मैच्योर सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक PTI से है, वो वहाँ क्या गुल खिला रहे हैं। हिलाली साहब ने इस पे रोशनी नहीं डाली। अब मुझे ये बताएं कि जो आपके वफाकी वज़ीर हैं बराए कश्मीर अमूर, उनकी जो वीडियो सामने आई है, अभी देखें स्क्रीन पे चल भी रही है, पैसे बांटने वाली, ये पैसे बांटे जा रहे हैं, ये देखिए। इस पे इलेक्शन कमीशन ने लेटर भी लिख दिया, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने। तो ये जो बातें हैं और जवाबित की जो एक सेकंड में सब, लेकिन जो ये चीज है वो एक अलग चीज है, वो एक संगीन मामला है। अब मेरी बात अगर आप असल में ना आप पार्टी बन जाती है साथ बात सुने। मैं क्या करूं, हिलाली साहब डांट देते ना मुझे अगर मैं पार्टी नहीं, तो फिर मेरा कसूर ये है कि मैं कभी नहीं डांटूंगा, हमारे पार्टी मेरे पार्टी में आ जाओ। गुजारिश ये है कि उनकी गुफ्तगू भी सुने ना। जो उनके वुज़रा वहाँ पे मिचोर वुज़रा जाके तकरीरें कर रहे हैं, और जिस तरह से वो तो अपने मुखालफिन पे कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम, ये दोनों तरफ से हो रहा है, ये दोनों तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता इस तरह की बातें ना करें। इलेक्शन आपने करना है। लाली साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। हमेशा मोस्टली वही वहाँ पे पार्टी जीती की है जिसकी फेडरल में हुकूमत हो, क्योंकि उन्हें पता है कि वफाकी हुकूमत के जरिए से ही उनके मामला चलना होते हैं। बिल्कुल सही। अब आप देखें कि वो सिर्फ ये नहीं होता कि उसके कश्मीर के लोग वोट ही उन्हें देते हैं, बल्कि आप किसी इलेक्शन को देख लें, इस दफा भी जो इलेक्टेबल्स हैं आजाद कश्मीर के, वो जोग दर जोग उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं जिसकी पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत बन जाती है। तो लिहाजा अब ये शुरू से इस दफा भी यही हुआ। मामला ये नहीं, इस दफा वैसे PMLN के सिर्फ 2 या 3 लोग ही गए हैं PTI लेकिन में। आए तो हैं ना, PTI में शामिल तो हुए हैं, इसलिए बहुत कम 35 की उनकी थी, अब 2 या 3 लोग सिर्फ गए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पे कि इस दफा भी जो लोग आए हैं या जो फेडरल वफाकी हुकूमत का जो मामला है उस पर आपको नजर आएगा कि असर और रसूख तो उसका होगा। सही। लेकिन मैं कहता हूँ ये इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है कि इसमें हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ PTI की हुकूमत बने, यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बने, यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने, उससे कश्मीर काज को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को गालियां दे के एक दूसरे को। हिलाल साहब की वो बात बड़ी अच्छी थी कि आप अपना एजेंडा मंशूर लेके जाएं कि हम ये आपके लिए प्लान लेके आए हैं, ये चीज इम्पोर्टेंट है। मंशूर तो वफाकी हुकूमत का भी नहीं है, बजाय इसके कि हम ये चीज कहें कि ये गद्दार है, वो सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम तराशी है। लिहाजा ये मामला जो इसका अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। बिल्कुल सही है। और इससे ना सिर्फ ये कि सियासी जमातों को नुकसान होगा, सबसे बड़ी चीज़ ये कि कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंच रहा है। वो लोग जो हमारी तरफ नजरें जमाए बैठे हैं, हम उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, ये यकीनी तौर पे सीनियर क़यादत के सोचने की बात है। लेकिन इस सारे हंगाम हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं, वो ये
कि जो PMLN और पीपल्स पार्टी बड़े अच्छे बच्चे बने हुए थे, साथ साथ नज़र आते थे, अब ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी सर्द जंग जो है वो गर्म जंग में तब्दील हो गई है इलेक्शन आते ही आज़ाद कश्मीर के। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या ताने शाने दिए हैं जनाब PMLN को, और कहते हैं जी पाँव शाँव पकड़ने तक बात आ गई, आर पार करते फिर रहे थे, बड़े मज़े मज़े से वो ताने दे रहे हैं आजकल। ज़रा सुन लीजिए क्या कह रहे हो। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा जी शेर बने बिल्ली की सियासत ना करेंगे। बिल्ली वैसे किसे का, ये भी पूछेंगे इमरान साहब से, लेकिन पहले सुन लेते हैं बिलावल ने क्या कहा। हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करे, हम भी ऑपोजिशन करें और हम इस मुसीबत को, इस तब्दीली की हुकूमत को बका सके। मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे। लेकिन दूसरी तरफ से हमने देखा कि सीनियर क़यादत की तरफ से तो उस लेवल के जवाब नहीं दिए गए। मरियम ने हमें देखा कि थोड़ी गुरेज़ा हैं वो जलसों में, पीपल्स पार्टी को हदफ़े तनकीद बनाने में या बिलावल को कोई जवाब देने में। शाहिद खान अब्बासी साहब अलबत्ता एक टॉक शो में उन्होंने क्या गुफ्तगू की बिलावल की गुफ्तगू के ऊपर। तो ये सारी सूरत हाल है, ज़रा जानते हैं ये सब क्या हो रहा है। इमरान साहब वैसे ये सब एक्सपेक्टेड ही था नहीं? देखें मैं कई दफ़ा इस शो में आपको कह चुका हूँ कि ये सियासी जमातें वो सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं। ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, ये सियासी इत्तेहाद था PDM, और उन्होंने आगे भी इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। तो ये तो हमें पता था, सबको पता था कि एक दूसरे को ये गालियां भी देंगे, ये जो एक दूसरे के साथ बैठ के बहन भाई बन रहे हैं और एक दूसरे से बिलावल को असल गुस्सा किस चीज़ का है? बिलावल को यही गुस्सा है जो PDM में उनके साथ अब नहीं बनी। असल तो ये मामला था। शाहिद खान अब्बासी वाली मैं बात समझता हूँ ठीक है कि उन्होंने यही सोचा कि PDM जो है उसमें जो हमने PDM बनाया था, यानी PDM शुरू तो पीपल्स पार्टी ने किया था, वो कहते हैं आज हमें निकाल दिया, आज ये खुद ठेकेदार बन गए। जी लाली साहब तो है, आपका क्या ख्याल है, क्यों गुस्सा कर गए हैं? बिलावल इतना छोड़ ही नहीं रहे हैं PMLN को। देखिए बिलावल का गुस्सा इज पॉलिटिकिंग। वो ये है कि मज़े उड़ा रहा है, उन्होंने कुछ कहा उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देके वो पॉलिटिकल एडवांटेज ले रहा है। मगर मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि इनके दौरान, ये दोनों पार्टीज़ के दौरान जो भी हम सोच रहे थे होने वाला है और PDM में शायद इकट्ठे हो रहे थे, ये नहीं हो रहे थे और इनके दरमियान बहुत डीप रिफ्ट है। और वो फिर वो अच्छा रिफ्ट नहीं है, वो डीप और अगली रिफ्ट है। और वो नज़र आई जब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुझसे काश के मेरा डोमिसाइल भी वो डोमिसाइल इतना अच्छा डोमिसाइल होता जितना। देखिए अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये जो है मामला कि इसलिए कि मेरा एथनिसिटी कुछ और है लिहाजा मुझे हर वक्त एक डिसएडवांटेज होगा, ये जो है ये एक बड़ा डिविसिव इश्यू है। इसको हर वक्त निकाल के थोड़ा सा ग्लिम्स देना ये अच्छी बात नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं और मैं ये कह सकता हूँ बीबी के बारे में कि मैं ना मुहाजिर ना सिंधी, मगर उसके एक ऑफिस में एक बड़ा अहम पोस्ट। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में पठान से भी होते, हम पठान भी थे, फरतुल्लाह बाबर पठान था, मैं वो था, कोई और पंजाब का था। कभी हमने एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि हम गैर नॉन सिंधीज हैं। मगर तो यानी ये बीबी इन चीजों को अगर भी वो महसूस करती थी नहीं, अगर भी वो, मैं नहीं समीना, मैं कहना चाहता हूं उस औरत की खूबियां देखें कि अगर भी वो महसूस करती थी ठीक फिर भी नहीं कहती थी, और खास तौर पब्लिकली इस तरीके से। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, मगर इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये खत्म होगा हमारे मुल्क, इंशाल्लाह। लेकिन इमरान साहब ये बताइए कि मरियम क्यों नहीं जवाब दे रही?
अच्छा, ये मरियम के जवाब पे तो मैं आता हूँ। पहले हिलाली साहब ने जो बात की, मैं बिल्कुल हिलाली साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ। असल में आसिफ अली जरदारी एक्सप्लॉइट करते हैं, वो कोई मौका भी जाने नहीं देते ऐसा जिस पे वो एक्सप्लॉइट करें। वो सिंध कार्ड, उन्हें पता है कि मेरा होम ग्राउंड सिंध है, वो सिंध कार्ड खेलना चाहते हैं, वो उसको यूज़ कर। डोमिसाइल की बात करके उन्होंने क्या कहा, असल में वो यही कह रहे हैं। अब अलमिया ये है कि आप वैसे कहते हैं पाकिस्तान खपे, लेकिन जिस वक्त आपका इस तरह का मामला आता है तो आप फौरन जहां सियासी फायदे की बात आती है वहां पे आप इतना मुतस्सब बन जाते हैं कि आपको पूरी चीजें जो है भूल जाती हैं। लिहाजा ये इसकी जितना भी इसको कंडेम किया जाए उतना ही काम। मैं तमाम सियासी जमातों को, लीडरों को इससे ग्रेज करना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके उस सवाल की तरफ। बात ये, आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब मरियम नवाज ने नहीं दिया, शाहिद हक्कान अब्बासी ने दिया। क्यों? मरियम नवाज ये समझती हैं कि उन्हें बराह रास्त इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जवाब देंगी तो कल को इकट्ठे भी चलना पड़े तो मसाइल होंगे। शाहिद हक्कान अब्बासी या जो उनसे वो समझते हैं कि एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद, इस तरह के जो लोग हैं, वैसे तो सीनियर लोग हैं उनके, वो चाहते हैं कि उनसे सेकंड टियर जो है वो जवाब दे दे, वो उनसे जवाब दिलवाएं। लेकिन बिलावल नहीं क्या ये सोच रहे कि आइंदा इकट्ठे चलना पड़ सकता है? मैं मरियम को क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं? इकट्ठे क्या चलना है? वो तो मरियम, असल में बिलावल के पास और कुछ कहने को है नहीं, और मरियम ये शो कर रही है कि मेरा बिलावल मसला ही नहीं है। बिलावल तो उसके तो सारी सीटों पे लोग भी नहीं खड़े। मरियम तो इस वक्त टारगेट किए हुए हैं पीटीआई को। मरियम के आप देखें ना, मरियम जो जितने जलसों से खिताब कर रही हैं इस वक्त, सिवाय वो पीटीआई को टारगेट करने के किसी और पे बात नहीं कर रही, एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं कर किसी पे नहीं, किसी पे नहीं। लिहाजा वो फोकस्ड हैं, और मैं समझता हूँ उनकी स्ट्रेटजी किसी हद तक बेहतर है कि वो अपना एक फोकस्ड उसके साथ चल रही हैं, और उन्होंने टारगेट सिर्फ किया पीटीआई को ताकि अपने वोटर को मोबिलाइज करें। हिलाली साहब, आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की जो आपसी लड़ाई है उससे जो फायदा है अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? हाँ होगा, मगर और हुआ भी है, मगर मेरे ख्याल में कि ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में दोनों जो मैच्योर लीडरशिप्स हैं उन्होंने जानबूझ को उनको बेलगाम छोड़ा है, इसलिए उनको पता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन नहीं है। मगर अच्छी बात है कि इनको प्रैक्टिस हो पब्लिक स्पीकिंग में और इस किस्म के शोर शराबे में, कि ये भी एक पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट भी नहीं बदलेगा, तो आई डोंट लुक एट इट सो सीरियसली। लेकिन इमरान साहब, जो ये बात हो रही थी कि मरियम जो है वो खामोश हो गई हैं, शायद इसलिए कि जो शहबाज शरीफ साहब का रिकन्सिलिएशन और मुफाहमत वाला जो बयानिया है वो अब प्रिवेल कर रहा है, तो मरियम फिर मैदान में आ गई हैं। मरियम अब कौन सा बयानिया चल रहा है? बिलावल भी वैसे कह रहे हैं कंफ्यूज है। नहीं, मुफाहमत वाला बयानिया ही चल रहा है। देखिए मरियम कब अब एस्टेब्लिशमेंट पे फिलहाल तनकीद कर रही हैं, अभी तो उतनी देर तक मरियम नवाज भी वही उसी मुफाहमत वाले बयानिए पे चलेंगी जब तक इनको ये यकीन ना हो जाए इस बात का कि अब ये बयानिया नहीं चलेगा। अच्छा। जब तक ये मियां शहबाज शरीफ की कोशिशें जारी रहेंगी, ये जब तक वो बिल्कुल अपने हाथ खड़े नहीं कर देते उस वक्त तक ये बयानिया यही रहेगा। क्योंकि बिलावल तो आज भी कह रहे थे कि ये इनका वोटर भी और इनकी क़यादत भी और इनका जो पूरी जमात है वो कंफ्यूज्ड है। ये तो बिलावल तो यही कहेंगे, बिलावल तो यही कहेंगे ना कि कंफ्यूज्ड है, लेकिन असल चीज़ यही है कि ये नेट प्रैक्टिस है, क्योंकि ये असल जो हमारे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है उसकी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि ये एक टेम्पो बने, इनको ज़रा जलसों का पता चले और ये ज़रा अपने आप को वार्म अप करें। हिलाली साहब, मरियम ने शहबाज शरीफ की लाइन पकड़ ली है, फिर मैं उसकी तरफ इसके बाद ब्रेक की तरफ जाऊंगी। बिल्कुल पकड़ ली है, एक लफ्ज़ नहीं कह रही है, और इमरान बिल्कुल सही कह रहा है कि जब तक उनको पता ना चले कि भाई ये चल नहीं रहा है, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ नहीं रही है, हमारे क्राउड्स नहीं आ रहे, हमारे वोट गिर रहे, जब एक दफ़े वो पता चल जाएगा फिर गाली गलौज पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, देखते हैं आने वाले दिनों में कैंपेन किस जाती है, क्या मजीद ये हमले जारी रहते हैं या फिर कुछ मैच्योर कैंपेन हमें नजर आएगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो एक और अहम इशू है, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला जारी है बड़ी तेज़ी से, और ऐसे मौके पर सदर जो बाइडन ने भी ये बात की है फिर से कि अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर पाकिस्तान लेकर आए। क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा, कर सकता है? क्या आगे आने वाले दिनों में हालात बनने जा रहे हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। एक जानिब से जो तालिबान हैं उनकी पेशकदमी जारी है, जो अफगान फोर्सेस हैं वो भी तालिबान के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और दोनों जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसी सूरत हाल में जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है और उनका ये कहना है कि जनाब हम अफगान तालिबान पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं कर सकते, उन पर हमें भरोसा नहीं है। जो सिक्योरिटी अफगान फोर्सेस हैं उन पर हमें भरोसा है, वो उनके साथ टैकल भी कर सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की है कि जी पाकिस्तान से हमें तवक्को है कि वो अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए और जो इनके आपस में कोई सेटलमेंट करा सके। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जनाब क्या पाकिस्तान अब भी अफ़गान तालिबान पर इतना असर रसूख रखता है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि अब वो वाली सिचुएशन नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि अब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लड़ाई का आपस में शदीद किस्म का आगाज़ हो चुका है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और तीसरी चीज़ ये कि अगर अमेरिका पाकिस्तान से कोई ऐसी तवक्को रखता है तो फिर उसने इस बारे में डायरेक्टली पाकिस्तान से बात करने की जहमत तक क्यों नहीं की। अगर वो वाकई को पॉलिटिकल अरेंजमेंट चाहता था अफगानिस्तान में तो उसका इंतज़ार क्यों नहीं किया, उससे पहले ही चलता क्यों बना। तो इन सारी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले हिलाली साहब की तरफ जाते हुए, हिलाली साहब, जो बाइडन को अब भी पाकिस्तान से क्यों उम्मीद है, क्या चाह रहे हैं वो पाकिस्तान से? नहीं, देखिए, बाइडन को वाकई उम्मीद है इसलिए कि उसको पता है कि हमें अमन चाहिए अफगानिस्तान में, और अमन का मकसद ये है कि जितना भी हमारा क्रेडिट और दोस्ती है अफगान तालिबान के साथ वो हम इस्तेमाल करेंगे और उनको बात करने के लिए, और उनको कहेंगे कि आप बातचीत करें और ऐसे मसलों को इस तरीके से हल करें। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि तालिबान ने तो कमाल कर दिया है। तालिबान इतने, मैं देखिए ये छोटे से ब्रेक में मैंने 4 लफ्ज लिखे हैं। मैंने कहा मैच्योर, स्किलफुल, डिप्लोमेटिक, सोफिस्टिकेटेड। उसका मतलब ये है कि तालिबान ने इस किस्म की डिप्लोमेसी दिखाई है कि कमाल की डिप्लोमेसी है। हम तो कभी ऐसी डिप्लोमेसी इनके साथ एसोसिएट नहीं करते थे। हम तो सोचते थे बस मार धाड़ और ये वो करते हैं। देखिए इन्होंने कमाल किया है। कैसे? इन्होंने जाके जो इनके दुश्मन थे उनके साथ में बात की। पहले तो इन्होंने एड्रेस किया है वो लोगों के साथ जिनके साथ इनका कोई ताल्लुक, ये दुश्मनी थी। तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर जो है अब इनके हाथ में आ गया है। कैसे आ गया है? कोई खास लड़ाई नहीं हुई है। ताजिकिस्तान का बॉर्डर आ गया है बातचीत से। किधर है मसूद, किधर है उसका बेटा, किधर है वो लड़ाई? ईरान में बात कर रहे हैं, मॉस्को से बात कर रहे हैं, हमसे बात किया। कमाल कर रहे हैं इन लोग। देखिए इन्होंने 2 हफ्ते में क्या किया। तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर कंट्रोल ले लिया है, बॉर्डर का, ताजिकिस्तान का ले लिया है, पाकिस्तान का ले लिया है, ईरान का ले लिया है और चीन का ले लिया। और चीन का लेने के साथ उन्होंने एक और खेल खेला। उन्होंने कहा आपके इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं, आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हम चाहते हैं। एक लफ्ज नहीं कहा हिंदुस्तान के बारे में। अच्छा। इसलिए कि उनको पता है कि अगर हिंदुस्तान के बारे में कहेगा तो शायद पाकिस्तान पर असर होगा। इसलिए कि हिंदुस्तान तो इनका दुश्मन था, ये तो इनके दुश्मनों को पैसे दे रहे थे कि लड़ो इनके खिलाफ। तो समीना, कहने की बात सिर्फ ये है कि मैं समझता हूं ये बड़े मैच्योर लोग हो गए हैं। इन्होंने और देखिए लड़ाई कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग बट ऑल्सो टॉकिंग। ये बड़ा जरूरी है। और दूर रखा हुआ है हिंदुस्तान को इन्होंने, इसलिए उनको पता है ये कॉम्प्लिकेट करेगा रिलेशनशिप। मैं तो समझता हूं कि ये कमाल का। और देखिए समीना, एक और बात है मैं जल्दी से कह दूं। बाइडन ने इनको कहा है, किसको, गनी को कहा है कि भाई 2024 तक मैं तुम्हें $3 बिलियन हर साल दूंगा तुम्हारे फौज के लिए। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ के जा रहा हूं जैसे रूस चले गए थे और नजीबुल्लाह को एकदम छोड़ दिया। मैं तुम्हें $3 बिलियन दूंगा, अब लड़ो, अगर लड़ सकते हो लड़ो। मगर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये बेचारा गनी जो है ये तो एक वर्ल्ड बैंक का इकोनॉमिस्ट है ना, ये तो एक लीडर नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट इसकी बड़ी करप्ट है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि जो सोल्जर्स हैं, जो जवान हैं ANA के, वो हैं पश्तून, और तालिबान भी पश्तून है। और तालिबान उनके साथ शुरू कर दिया है। तालिबान इन लौंडों के साथ बड़े बड़े सुलझे हुए लोगों को रिस्पेक्ट
सस्पेक्टेड लोगों को भेज रहे हैं बात करने के लिए, और उनका फायदा हो रहा है, वो सरेंडर कर रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है हम नहीं लड़ते हमारे बुजुर्गों से, आप पश्तून हम नहीं लड़ रहे। यू नो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें उठाया है कि तालिबान सिर्फ जंगजू ही नहीं रह गए, बल्कि वो बड़े वाइजली प्ले कर रहे हैं और डिप्लोमेट भी बन चुके हैं, और उसके साथ और साथ वो हम देख रहे हैं कि वो एंगेज कर रहे हैं पॉलिटिकली भी। ये तो आपका बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आ गया हिलाल साहब। लेकिन जो इसमें मैं अभी जिक्र करती, अफगान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान से उम्मीद ज़ाहिर की है कि जनाब पाकिस्तान अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएगा। तो एक जानिब हम देखते हैं कि अफगान हुकूमत के जो मुशीर हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी जहर उगलते रहते हैं, और दूसरी जानिब फिर उम्मीदें भी पाकिस्तान से ही लगाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। इमरान साहब से जानते हैं। इमरान साहब, जो हिलाल साहब का तज्जिया है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? वाकई तालिबान बड़ा मैच्योर खेल रहे हैं सारे सिनेरियो में, और फिर अफगानिस्तान जो है एक जाने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशियाँ भी करता है, फिर मसले के हल के लिए देखता भी पाकिस्तान की तरफ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं यहाँ कई दफ़ा आपसे कह चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान में अमन का रास्ता पाकिस्तान से होके जाता है। पाकिस्तान के बगैर अफ़गानिस्तान में अमन हो ही नहीं सकता। इसका बखूबी अंदाज़ा हो गया है अमेरिका को भी। आप देखें जो बाइडन ने जो कहा है वो वैसे ही तो नहीं कह दिया, हालांकि अभी तक उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल करना भी और बराह रास्त बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आज उनके सेक्रेटरी खारजा ने शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की है। मसला ये इस बात को समझें कि फ़र्क क्या है, मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। वो वाले तालिबान क्या थे और आज वाले तालिबान क्या हैं। आज वाले तालिबान उनसे टोटल डिफरेंट है। उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, इनमें फहमो फरासत ज़्यादा है। फाइनेंशियल टाइम्स में एक स्टोरी छपी है, फाइनेंशियल टाइम्स में जो स्टोरी छपी है लाली साहब, मैंने अपने कॉलम में भी सारा उसका जिक्र किया है। फाइनेंशियल टाइम्स जो आपको पता है एक बड़ा मोतबर समझे जाने वाला जो है अखबार है, उसमें जो स्टोरी छपी, हाँ जी, उसमें जो स्टोरी छपी है उसमें देखिए आप, उन्होंने कहा कि जी चाइना ने खुफिया मुआहदा कर लिया तालिबान से। अब खुफिया मुआहदा क्यों किया? इसलिए कर दिया खुफिया मुआहदा कि जो हिलाली साहब बात कर रहे थे, अमेरिका तो उनको छोड़ गया अंधेरे में। अमेरिका तो देखे जब बगराम एयरबेस भी छोड़ गया तो 3 घंटे बाद बताया, यानी कि वहां पे आपको हैरत, हाँ, जागते रहना। आपको हैरत होगी कि जो एयरबेस पे सामान पड़ा था वो बाजारों में बिक रहा है, वो वहां बाजारों में बिक रहा है। यानी अफगान जल्दबाजी में निकल रहा है। हाँ, अफगान हुकूमत को उस वक्त पता चला जब अमेरिकी फौजी वहां से छोड़ के चले गए, लोगों ने वहां सामान लूट लिया, बाजारों में बिकना शुरू हो गया। फिर अमेरिका को ने उन्हें बताया कि जनाब असी चले गए, यहाँ पे संभाल लो। अच्छा, अब चीन के साथ उन्होंने क्या किया, दरख्शा और काशगर उनके दरमियान 76 किलोमीटर का फासला है। एग्रीमेंट इन्होंने ये कर लिया, चीन ने एक एग्रीमेंट ये किया है कि उनके साथ उन्होंने कहा एक तो हम यहाँ पे ट्रेन चलाएंगे, ठीक है, दूसरा उनसे कहा $3.5 अरब आपके साथ यहाँ पे हमने एक तांबे की कान है उसका ठेका ले लिया, और उन्होंने कहा जिस दिन ये ट्रेन चल जाएगी उस दिन ये ठेका 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे आपको रीबिल्ड करके देंगे, और वो रूट क्या इख्तियार किया, उन्होंने कहा लेकिन हम आपके साथ सारा काम करेंगे फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक थ्रू पाकिस्तान। अब उसी स्टोरी में इंडियन सफारतकार की जुबानी ये भी बताया गया है कि वहाँ पे वो कहते हैं जी कि जो अमेरिका के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान में जिसका असर सबसे कम है, जो सबसे कमज़ोर मुल्क है, वो इंडिया रह गया, इसलिए तालिबान इंडिया को साइडलाइन किए हुए हैं। कहीं जिक्र ही नहीं है सारी तालिबान ने स्ट्रेटजी इस दफा, एक मिनट हिलाली साहब सिर्फ बात मुकम्मल करूं, तालिबान ने स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि उन्होंने इस दफा पिछली तरह तक नहीं किया कि बड़े बड़े शहरों पे कब्जे करते हैं। मैंने पिछली दफा भी आपको कहा था उनकी स्ट्रेटजी ये, अब देखें उन्होंने पहले जहां पिछली दफा सबसे ज्यादा लड़ाई थी ना शिमाली इलाका जात में, उन्होंने इस दफा पहले उन इलाकों को कंट्रोल में किया। इसी तरह वो काबल में अभी वो बिल्कुल भी कंट्रोल साइड एरिया से वो आहिस्ता क्लोज हो रहे हैं, वो इस तरह से वो सारे शहरों के साथ इस तरह से कर रहे हैं कि आवाम के साथ वो इंटैक्ट हो जाएं, और फिर वो वहाँ पे जब रीबिल्ट होगा अफगानिस्तान, अगर इकोनॉमी बेहतर होगी, वहाँ पे अगर एक्टिविटी बढ़ेगी तो लोग जो हैं खुशहाल होंगे, तो वो खुद ही एतमाद करेंगे उनके ऊपर। बिल्कुल सही है जी। लाल साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ जल्दी से कि मेरे ख्याल में एक खुफिया अग्रीमेंट तालिबान और अमेरिकनों के साथ हो गया है,
और मैं वो क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि एक पूरा बक्सा उन्होंने खोला कैमरास के आगे जिसमें कोई बहुत सारे 700 या 900 हथियार थे, वेपन्स और सब चीज उनके साथ था। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वो अनओपन्ड, दैट वाज अनओपन्ड। अरे भाई, अगर आप इवैक्यूएट कर रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि तालिबान के हाथ में ये हथियार आए, तो एक ग्रेनेड आप डाल दें उसके अंदर, खत्म बात। वो एक ग्रेनेड वो सब वेपन्स को खत्म कर देगा, एम्यूनिशन एक्सप्लोड हो जाएगा। मगर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। ये नहीं है कि वो भाग रहे थे, ये माफ करिए, ये ऐसी भाग दौड़ उधर नहीं हो रही थी। 11 सितंबर लास्ट डेट है और बागराम पे अटैक नहीं हुआ था तालिबान का। ऐसा नहीं है कि एक आखिरी ट्रेन रह गई थी नहीं, मैं समझता हूं इनका एक खुफिया एग्रीमेंट है। इन्होंने उनको कहा है कि गाड़ियां, टैंक्स और ऐसी चीजें हम छोड़ के जा रहे हैं, हम उनको इनऑपरेबल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सीधी सादी बात है, 2 बम लगा दो, वो ट्रैक खत्म कर दो टैंक का और वो 6 महीने तक हिलेगा नहीं। सही है। नहीं, देखिए ये कुछ मुझे आई एम अ लिटिल, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मेरा भी है। हिलाली साहब, अब तो उन्होंने 11 सितंबर की बजाय भी 31 अगस्त कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम 31 अगस्त तक चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन हिलाली साहब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जानिब अमेरिका ये कह रहा है कि हमें अफगान फोर्सेस पे तो भरोसा है लेकिन तालिबान पर नहीं। दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि तालिबान से उनका एक एग्रीमेंट भी हो चुका है। अब इस सारी सिचुएशन में आप समझते हैं अफगान फोर्सेस से जो है वो आपस में लड़ाई तालिबान के साथ उनकी जारी रह सकेगी, जो कि आप कह भी रहे हैं कि उन्होंने अफगान फोर्सेस को भी मैंने इंगेज कर लिया हुआ है? वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं आपको बता रहा हूं बाइडेन अपने स्पीच में क्या कह रहा था। और देखिए तालिबान ने क्या किया। पहले चीज उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है हम अल-कायदा तो खत्म है, अल-कायदा तो हिस्ट्री है, भूल जाओ। एक ही ग्रुप के खिलाफ उन्होंने कहा है कि दाइश जो है वो हमारा दुश्मन है, द अदर्स देव टेकन केयर ऑफ। देखिए वो कहते हैं दूसरे के, आपने ताजिक का एक लफ्ज सुना है? मुझे बताएं। अहमद शाह मसूद जो कह रहा था अगर एक ही घर रह गया इस पूरे अफगानिस्तान में, उस घर से मैं लड़ूंगा अपने मुल्क के लिए। उसका लड़का किधर है भाई? कुछ नहीं, नॉट अ वर्ड। तो मैं ये समझता हूं कि ये एग्रीमेंट हो गया है। तालिबान को पता है, देखिए तालिबान खामखा अपनी गवर्नमेंट खो दिया उन्होंने। कब? जब ये 9/11 में क्या कहा? वो कहते थे अमेरिकनों के, हमारे थ्रू कहा उन्होंने कि भाई हम ये उसामा बिन लादेन को ना हमने उसको दावत दी है, ना हम उसको ठहराना चाहते हैं, मगर जिस तरीके से तुम समझते हो हम एक आदमी को पकड़ के तुम्हारे हाथ में कर दे, वो इंसिस्ट मत करो। हम अपना कोर्ट्स लाएंगे, एक काजी को बिठाएंगे, जल्दी से हम फैसला करेंगे और वो फैसले में शायद वो गिल्टी हो जाए, तो मत लड़ो। मगर बुश का तो आइडिया ही दूसरा था। बुश तो अपने लिए कर रहा था ना, बुश तो इसलिए कर रहा था बदला लेने के लिए, बताने के लिए अमेरिका पे तुमने हमला किया और हम नहीं छोड़ेंगे। तो दीज पीपल, अब ये जो ग्रुप है, जैसे इमरान याकूब ने कहा है वेरी राइटली, दिस इज नॉट बरादर एंड मुल्ला उमर। ये स्तानाज़ाई एक आदमी है, इनका लीडर है, ये तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड आदमी है, अमेरिका में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इमरान साहब, अफगान फोर्सेस तालिबान से निपटने की सलाहियत रखती हैं? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, अब समझे क्या है, अफगान फोर्सेस तो खुद देखे उनके कितने लोग छोड़ के तो तालिबान के साथ मिल रहे हैं। इसका मतलब है फिर आने वाले दिनों में लड़ाई बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी? नहीं, लड़ाई बढ़ेगी, लेकिन आप उसको पहले मामले को समझे। चीन में बैठ के तालिबान के लीडर ने क्या कहा? चीन में बैठ के, आप सोचे कि कहाँ बैठ के, सर ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा कि जनाब हम अल-कायदा, TTP और जो उनकी है तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये सब जो है ये ख़त्म है। हम अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की जमानत देते हैं। क्यों चाइना में बैठ के ये कहा? इसलिए चीन के साथ बैठ के कहा कि उन्हें पता है कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा उनकी मदद चीन ही कर सकता है, इकोनॉमी उसकी इतनी मजबूत है, वो ही इनके साथ कर सकता है। और वन बेल्ट रोड जो है, चीन उसके जरिए से उनके सारी डेवलपमेंट करके
तुर्कमानिस्तान यानी रूस तक अपने मामला को ठीक कर सकता है। उन्होंने और क्या कहा, अब आप देखें उन्होंने पूरी दुनिया को अपना क्या फेस दिया इस दफ़ा। वो कहते हैं जी अफगानिस्तान दाइश को रोकने के तमाम इकदाम किए जाएंगे, मंशियात की पैदावार ख़त्म कर देंगे, तालिबान नस्ली अक़लियतों के हकूक़ का एहतराम करेंगे। अब आप सोचें मुल्ला उमर के दौर में या तालिबान के पिछले दौर में ऐसी बातें वो कर सकते थे? मॉडरेशन हो गई है तालिबान। तमाम शहरियों को इस्लामी कानून अफगान रवायात के तहत तालीम का हक हासिल होगा, स्कूल और अस्पताल मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगे, अफगानिस्तान में मौजूद बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमें अपना काम जारी रखेंगी। ठीक है। और बैनुल अक़वामी आखिरी इंसानी बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक ग्रुप्स मिशन बंद ना करें। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी ये अब आप चीजें देख लें कि 90 वाली दहाई के तालिबान तो इन चीजों पे सोचना भी बात नहीं। अब वो भी अपना सॉफ्ट इमेज लेके एक मॉडर्न इमेज लेकर आ गए। मॉडर्न इमेज को छोड़ दें, उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि इन चीजों के बगैर वो चल नहीं सकते और उनको, उनकी कौम को और उनके मुल्क को इन चीजों की जरूरत है। चलिए होपफुली अगर आगे इनकी आपस में सेटलमेंट हो जाती है अफगान हुकूमत की और तालिबान की, तो खून रेजी ना हो, यही पाकिस्तान चाहता है कि अमन हो, जो भी सेटलमेंट हो पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, ताकि पूरा रीजन जो है वो पीस में आ जाए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक तैनाती होने जा रही है जिसका फैसला हुआ है, मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शदीद रिजर्वेशंस हैं। किस्सा क्या है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। गवर्नर हाउस के अंदर एक बैठक हुई थी, उसमें वजीर आला साहब तशरीफ लाए थे और इसमें यह तय हुआ, कमिटमेंट हुआ कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदार, गैर सियासी और कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो होगा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है और दोनों फरीकैन की मुशावरत से होगा। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मुर्तज़ा वहाब को नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजुर्बा नहीं, नंबर 2 वो एक पॉलिटिकल आदमी है, वो एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर 3 ये कि हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। वेलकम बैक नाज़रीन, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को आपने सुना। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का फैसला पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्हें पसंद नहीं आया, उनके एतराज़ात क्या हैं वो भी आपने सुन लिए। आइए अब आगे ज़रा चलते हैं और इस पर तज्ज़िया लेते हैं। इमरान साहब, आप नहीं समझते जायज़ उनके हैं एतराज़ात? बिल्कुल जायज़ हैं। किस तरह से जायज़ है? इस तरह से कि वो कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब को तो तजुर्बा ही नहीं है। इमरान इस्माइल साहब जब गवर्नर लगे थे ना तो इन्हें बड़ा तजुर्बा था, इन्होंने कई स्टेट्स ऐसी थी जिनमें गवर्नर के तौर पे काम किया हुआ था। नहीं सुन लेना, मैं आपसे जब वजीर आज़म इमरान खान साहब बने थे, हाँ, उन्हें भी बड़ा एक्सपीरियंस था। वो भी उस्मान बुज़दार साहब कई मुल्कों में अपने फ़राइज़ अंजाम देने के बाद यहाँ वजीर आला बने थे। महमूद खान साहब, भाई बात ये है, मैं समझता हूँ कि उनकी कुछ बातें ठीक होंगी, मुर्तज़ा वहाब साहब को नहीं लगना चाहिए, किसी एक्सपर्ट को लगाना चाहिए, ऐसे एक्सपीरियंस आदमी को लगाना चाहिए जो कर, लेकिन वो आप वो शिकवा करें, वो शिकायत करें जिस पे आपने खुद भी अमल किया हो। आपने खुद इन एक्सपीरियंस लोगों से पूरी काबीना बनी हुई है और आप उन पे ये इल्ज़ाम रहने दें। अगली बात आ गई ये कराची के साथ किया क्या है। आप देखें, मान लिया पीपल्स पार्टी ने तो पिछले 10-12 सालों में तबाह कर दिया, लेकिन जमात इस्लामी जब थी, MQM थी, मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी, PTI को 3 साल हो गए, किसी ने कराची में कुछ किया सिवाय लूटने के, सिवाय वहाँ खराबी करने के। ये 3 साल में ग्रीन लाइन बस तो चला नहीं सके। ठीक है। इस हिलाली साहब का घर जहाँ है वहाँ पूछे टैंकर पैसे दे के पानी लेते हैं, यानी कि आप पोश तरीन इलाका जो है वहां भी कराची वाले बिल देते हैं पानी का, लेकिन पानी मिलता नहीं है। मैं जरा हिलाली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जी हिलाली साहब, मुर्तज़ा वहाब कराची के लिए कुछ कर लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको क्या ज़रूरत था सब लोगों को इकट्ठे करके मिल के बात करें और फिर एक एक के साथ अग्रीमेंट करें कि हम जो हैं हम एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को लाएंगे। अगर वहाब को ही लाना था, अच्छा लड़का है, मगर इस बात पे वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है। दूसरी बात है KMC कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसमें एवरीबॉडी इज MQM। अब बड़ा मुश्किल होगा एक आदमी को कि वो बैठा हुआ है एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड और उसके वर्कर्स जो हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये MQM रिक्रूट्स हैं।
अस्पताल और स्कूल्स में। दूसरी बात जो अच्छी पता नहीं है कि नहीं, आप खुद ही सोचें, पीपीपी के पॉकेट में इस वक्त वाटर बोर्ड है, सूरेज बोर्ड है, सॉलिड वेस्ट बोर्ड है, टैक्स कलेक्शन है, व्हीकल पॉलिसी, सब उनके कीसों में है। और ये इस किस्म का इनका रूल है कि यूनियन काउंसिल का हर पोस्ट एक एमएनए और एमपीएस के रिश्तेदारों के हाथ में है। 123 वर्कर्स एक यूनियन काउंसिल लखी शिकारपुर में, सब इनके रिश्तेदार हैं। बंगीज के पोस्ट इनके रिश्तेदार ले लिया है। एक सेशंस जज निकल के कोर्ट से जब देखा कि भाई वो एमएनए का कोई रिश्तेदार भंगी के पोस्ट में है, उसने कहा साफ करके बताओ कि तुम्हारे को कुछ आता भी है कि सिर्फ तनख्वाह के लिए तुम खड़े हुए हो उधर। दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंध। नहीं तो फिर तो अच्छा है ना, मुर्तजा वहाब उसी पार्टी से हैं, वो काम ले सकेंगे लोगों से, बजाय इसके कि कोई और पार्टी हो उसकी कोई लोग माने ना। देखिए क्या मैंने जैसे आपको कहा है, इज अ गुड मैन। इसकी माँ हमारी दोस्त बड़ी अच्छी मरहूम, बड़ी अच्छी औरत थी, मगर कुछ चीजें हैं, नाला इसने कभी देखा है कि साफ करना है इसको? किसको पता है क्या करते हैं नाले के साथ? यू नो देर आर एक्सपीरियंस। एक फहीम एक है, और भी लोग हैं, न्यूट्रल लोग हैं जो इस वक्त तैयार हैं उधर काम करने के लिए। मगर अगर अग्रीमेंट हुआ था तो अमल करो, अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, बना दो इसको। ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी जो बल्दियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं वहाँ पे, तो उस पर भी नजर है। वो चाहते हैं एक ऐसा फेस है कराची में, अपना एक फेस इस्टेब्लिश करें, और एनर्जेटिक हैं तो उनके जरिए से आप काम करवा के, तरक्याती काम खास तौर पे। लेकिन अल्लाह करे कि अब ये काम करवा लें, अगर इनको लगाए तो ये कुछ डिलीवर कर दें। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का माजी रहा है, मुझे उसमें बड़ा ये शक है कि बैकफायर ना हो जाए सारा फैसला। ठीक है जी, वक्त हमारा खत्म हो गया। नाज़रीन आज के फीडबैक जरूर दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।